हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बाल उद्यान क्लासेस में। तो फाइनली जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि अब हम हिस्ट्री पढ़ने नहीं सुनने वाले हैं। तो आज के हमारी इस हिस्ट्री की क्लास में आज जो पहला फर्स्ट चैप्टर है वो है हुमायूं बादशाह के बारे में। तो चलिए फिर हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे हुमायूं बादशाह के बारे में। तो प्रारंभिक जीवन। बाबर ने अपने जीवन काल में ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। फलतः बाबर की मृत्यु के उपरांत हुमायूं सिंहासन पर बैठा। सम्राट के पद पर आसीन होने के पूर्व हुमायूं के जीवन पर एक विहंगम दृष्टि डाल लेना आवश्यक है। जैसे कि जन्म। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। वह बाबर का सर्वप्रथम तथा सर्वाधिक प्रिय पुत्र था। हुमायूं की माता वाहम बेगम सुल्तान हुसैन बैकरा के परिवार से संबंधित शिया महिला थी। बौद्धिक शिक्षा। चूंकि बाबर स्वयं उच्च कोटि का विद्वान तथा साहित्य प्रेमी था, अतएव अपने पुत्र की शिक्षा की ओर उसने विशेष ध्यान दिया। उसने हुमायूं की शिक्षा के लिए बड़े ही योग्य शिक्षक नियुक्त किए। विद्यायन में हुमायूं की बड़ी अभिरुचि थी, अतएव उसने तुर्की, अरबी तथा फारसी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। फारसी में इसने कविता करने का अभ्यास भी किया और एक दीवान भी लिखा, जिसमें उसके बनाए हुए बहुत से गजल तथा रुबाइयाँ पाई जाती हैं। गणित, दर्शन तथा ज्योतिष में हुमायूं की विशेष अभिरुचि थी और फलित ज्योतिष पर उसका पूरा अधिकार था। भारत में आने पर उसने हिंदी का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया और इसमें वह विचार विनिमय कर सकता था। सैनिक शिक्षा। बौद्धिक शिक्षा के साथ हुमायूं को सैनिक शिक्षा भी दी गई थी। उस सामरिक युग में सैनिक शिक्षा बौद्धिक शिक्षा से कहीं अधिक आवश्यक समझी जाती थी। फलतः बाबर ने हुमायूं की सैनिक तथा प्रशासकीय शिक्षा की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया और योग्य सैनिक बना दिया। व्यावहारिक शिक्षा। बाबर ने हुमायूं को व्यावहारिक शिक्षा भी दी। 1520 ईस्वी में बदख्शां का शासक नियुक्त करके बाबर ने उसे सार्वजनिक जीवन में पदार्पण कराया। पानीपत के युद्ध में बाबर ने अपनी सेना के दाहिने पक्ष का संचालन हुमायूं को ही सौंपा था। पानीपत के युद्ध के उपरांत बाबर ने हुमायूं को आगरे पर अधिकार स्थापित करने के लिए भेजा। हुमायूं ने आगरे पहुंचकर नगर का घेरा डाल दिया और बाबर के वहां पहुंचने तक नगर तथा राजकोष को सुरक्षित रखा। 1-2 दिन बाद हुमायूं ने ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य पर विजय प्राप्त की। दिल्ली तथा आगरे पर अधिकार स्थापित हो जाने पर बाबर ने संभल की जागीर हुमायूं को दे दी। हिसार फिरोजा की जागीर हुमायूं को पानीपत के युद्ध से पहले ही मिल चुकी थी। अब बाबर ने हुमायूं को पूर्व में अफगानों का दमन करने के लिए भेजा। अफगान सरदार कानपुर के निकट जाजमऊ नामक स्थान पर एकत्रित हुए, परंतु हुमायूं के आने की सूचना पाते ही वे भाग खड़े हुए। अब राणा सांगा के विरुद्ध अपने पिता की सहायता करने के लिए हुमायूं आगरे चले आया। खानवा के युद्ध में दाहिने पक्ष के आंतरिक भाग का संचालन हुमायूं को ही सौंपा गया था। बदख्शां के लिए प्रस्थान। इसके बाद बाबर ने हुमायूं को बदख्शां के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा दी। बदख्शां ने हुमायूं 2 वर्ष तक लगभग रहा और वहां के शासन सुधार में व्यस्त रहा। उसने समरकंद पर आक्रमण भी किया, परंतु समय के अभाव के कारण बदख्शां में हुमायूं को विशेष सफलता न प्राप्त हुई। भारत लौटना। जुलाई 1528 ईस्वी में हुमायूं ने भारत की ओर प्रस्थान कर दिया और आगरे चला आया।
कुछ दिनों तक अपने पिता के साथ रहने के उपरांत हुमायूं को संभल में अपनी जागीर पर जाने की आज्ञा मिल गई। 6 महीने तक हुमायूं वहां पर रहा। इसके बाद वह बहुत बीमार हो गया। बाबर ने हुमायूं को आगरे बुला लिया, जहां पर उसकी उचित औषधि हो सकती थी। हुमायूं आगरे आ गया, परंतु जब कोई औषधि उपयोगी सिद्ध न हुई, तब बाबर ने अपने प्राण देकर अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा की। हुमायूं का सिंहासन रोहण। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर का परलोकवास हो गया, परंतु हुमायूं तुरंत गद्दी पर नहीं बिठाया गया। इस विलंब का कारण प्रधानमंत्री निजामुद्दीन खलीफा का विरोध बताया जाता है। इर्स्काइन तथा श्रीमती वेवरिच के विचार में खलीफा सबसे पहले से हुमायूं से असंतुष्ट था और उसे राजगद्दी के योग्य नहीं समझता था। खलीफा हुमायूं के स्थान पर खानजाद बेगम के पति मेहंदी ख्वाजा को सिंहासन पर बिठाना चाहता था, जो बड़ा ही अनुभवी तथा योग्य व्यक्ति था। हुमायूं को सिंहासन से वंचित करने की सब तैयारियां कर लेने के उपरांत खलीफा मेहंदी ख्वाजा से मिलने गया। जब खलीफा वहां से लौट आया, तब मेहंदी ख्वाजा अपने को अकेले समझकर बोल उठा, यदि भगवान की कृपा से शासन सत्ता मेरे हाथ में आ गई, तो मैं पहला काम मैं यही करूँगा कि इस बूढ़े राजद्रोही तथा उसके साथियों की जिंदा खाल खिंचवा लूँगा। दुर्भाग्यवश निजामुद्दीन अहमद का पिता वहाँ पर खड़ा था। उसने खलीफा से सारा भेद कह दिया और हुमायूं के साथ विश्वासघात न करने की परामर्श दी। खलीफा ने इस परामर्श को मान लिया और हुमायूं को बुलाकर 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को उसे सम्राट घोषित कर विधि विधान के साथ उसे सिंहासन पर बिठा दिया। हुमायूं की कठिनाइयाँ। यद्यपि हुमायूं निर्विरोध सिंहासन पर बैठा दिया गया, परंतु उसका मार्ग बड़ा ही कष्टकारी था। उसकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ निम्नलिखित थी, जैसे कि साम्राज्य की विशृंखलता। हुमायूं ने अपने पिता से ऐसा साम्राज्य प्राप्त किया था जिस पर उसने केवल 4 वर्ष पूर्व विजय प्राप्त की थी। अतएव यह साम्राज्य अव्यवस्थित तथा असंगठित था। प्रोफेसर रसब्रुस विलियम्स ने ठीक ही लिखा है कि बाबर ने अपने पुत्र के लिए ऐसा साम्राज्य छोड़ा जो केवल युद्ध की परिस्थितियों में ही संगठित रखा जा सकता था और शांति के समय के लिए निबल, रचना विहीन तथा आधारहीन था। दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। बाबर एक महान विजेता था। उसमें एक कुशल शासक के गुणों का सर्वथा अभाव था। उसने लोदी वंश के समय की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था को जारी रखा, जिसमें राजीरदारी तथा जागीरदारी का प्रचार था। इससे हुमायूं के लिए शत्रुओं का अभाव न था। रिक्त राजकोष। बाबर तथा हुमायूं दोनों ने अनियंत्रित रूप में उपहार, पुरस्कार आदि में धन का अपव्यय किया था और आर्थिक सुव्यवस्था की कोई आयोजना न की थी। इससे राजकोष रिक्त हो गया था और हुमायूं की आर्थिक समस्याओं ने भयंकर रूप धारण कर लिया। मुगलों की अलोकप्रियता। मुगल भारत में अभी विदेशी तथा लुटेरे समझे जाते थे। मुगलों ने लोकप्रिय बनने की अभी तक कोई आयोजन भी न की थी। अतएव हुमायूं को एक बहुत बड़ी समस्या भारतीय जनता में लोकप्रिय बनने की थी। सैन्य संगठन की दुर्बलता। सेना का संगठन भी संतोषजनक न था।
क्योंकि उसमें चगताई, उज़्बेक, मुगल, ईरानी, अफ़गान तथा हिंदुस्तानी सभी जातियों के लोग पाए जाते थे। इस प्रकार सेना की एकता नष्ट हो गई थी। अभी नवयुवक होने के कारण सेना को वश में रखना हुमायूं के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। ऐसी स्थिति में संघर्ष तथा कुचक्र की बड़ी संभावना थी। बहुसंख्यक हिंदुओं की अश्रद्धा। हिंदू लोग जो हुमायूं के साम्राज्य में बहुसंख्यक थे, मुगलों से घृणा करते थे और उन्हें लुटेरे तथा डाकू समझते थे और उन्हें भारत से बाहर निकाल देने के अवसर की प्रतीक्षा में थे। अफगानों का कुचक्र। बाबर अफगानों को केवल झुलसा सका था, पर उन्हें भस्मीभूत ना कर सका था। अतएव वे विद्रोह के झंडे खड़े कर रहे थे। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी बिहार में अफगानों को मुगलों के विरुद्ध संगठित कर रहा था। शेर खान सूर भी इन विद्रोहियों से जा मिला। इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां भी, जिसने गुजरात के शासक बहादुर शाह के यहाँ शरण ली थी, हुमायूं के विरुद्ध आयोजनाएं बना रहा था। इस प्रकार अपने पैतृक राज्य में भी, जिसमें भारत का 8वां भाग आ जाता था, हुमायूं प्रतिद्वंदियों तथा विद्रोहों से सुरक्षित ना था। बंगाल में कुचक्र। बंगाल अभी तक अविजित था और भांति भांति की कठिनाइयां उपस्थित कर रहा था। बंगाल का शासक, जिसने मोहम्मद लोदी की बहन से अपना विवाह कर लिया था, अपने साले की सहायता कर रहा था। बहादुर शाह का षड्यंत्र। मालवा तथा गुजरात बहादुर शाह के अधिकार में था। वह हुमायूं का भयानक शत्रु सिद्ध हुआ। उसका राज्य हुमायूं के विरोधियों के लिए शरण स्थल बन गया और वहां पर हुमायूं के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की आयोजनाएं बनने लगी। राजपूतों की ओर से आपत्ति। यदि बाबर ने राणा सांगा को परास्त कर दिया था, परंतु अब उनका पुत्र राणा रत्न सिंह फिर अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा था। अन्य राजपूत सामंत भी मुगलों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे और अपनी शक्ति को संबंधित करने का प्रयत्न कर रहे थे। उत्तराधिकार के नियम का अभाव भी था। मुसलमानों में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। अतएव सिंहासन के लिए अनेक उत्तराधिकारी हो जाया करते थे। जैसे इरकाइसन ने लिखा है, तलवार अधिकारों की महान निर्णायक थी। हुमायूं भी इस आपत्ति से मुक्त ना था। साम्राज्य का विभाजन तथा भाइयों के कुचक्र। अपने पिता के आदेशानुसार हुमायूं ने कामरान को काबुल तथा कंदहार, अस्करी को संभल तथा हिंदाल को अलवर दे दिया था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के विचार में यह विभाजन बड़ा ही घातक ही सिद्ध हुआ। कामरान के अधिकार में ऐसे महत्वपूर्ण प्रदेश थे कि वह हुमायूं का सबसे अधिक भयंकर शत्रु सिद्ध हुआ। यद्यपि अस्करी तथा हिंदाल उतने अधिक खतरनाक न थे जितना कामरान, परंतु जैसा कि लेनपूल ने लिखा है, सदैव दुर्गम तथा कपटी अस्करी तथा हिंदाल केवल इस दृष्टिकोण से खतरनाक थे कि वे महत्वाकांक्षी लोग उन्हें अपना अस्त्र बना सकते थे। संबंधियों के षड्यंत्र। हुमायूं के अन्य संबंधी भी आपत्ति के कारण बन गए थे। इनमें से एक संबंधी मुहम्मद जमा मिर्जा था, जो हुमायूं की सौतेली बहन मामूजा सुल्तान बेगम का पति था। मुहम्मद मिर्जा हुमायूं का सबसे बड़ा शत्रु था और सदैव विद्रोह करने के लिए उद्यत रहता था। हुमायूं का दूसरा भयानक शत्रु मुहम्मद सुल्तान मिर्जा था। वह भी तैमूर का वंशज तथा खुरासान के सुल्तान की कन्या का पुत्र था। राजवंश का होने के कारण वह भी अपने को सिंहासन का अधिकारी समझता था और षड्यंत्र रचता रहता था।
हुमायूं का तीसरा भयानक शत्रु बाबर का बहनोई मीर मुहम्मद मेहंदी ख्वाजा था, जो सिंहासन प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री खलीफा की सहायता से षड्यंत्र रच रहा था। और बाकी का एक कारण है क्रांतियों का अभाव। हुमायूं के सिंहासनारोहण का काल वास्तव में एक क्रांति का युग था। फारस, समरकंद, बुखारा, बल्स आदि प्रदेशों में बड़े बड़े राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे और नए नए वंशों के राज स्थापित हो रहे थे। इन परिवर्तनों का भारतवर्ष पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। एक और कारण था जो कि चरित्र की दुर्बलता। हुमायूं स्वयं अपना सबसे बड़ा शत्रु था। उसके चरित्र में कुछ ऐसी दुर्बलताएं थी जिनके कारण उसकी आपत्तियों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो गई। हुमायूं में अपार उदारता थी और उसका मन बड़ा चंचल था। यह दोनों ही प्रवृत्तियां हुमायूं के लिए घातक सिद्ध हुई। यद्यपि वह बड़ा ही वीर तथा साहसी था, परंतु वह कुशल सेना अध्यक्ष तथा कूटनीतिज्ञ न था। एक शत्रु पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेने के पूर्व वह दूसरे शत्रु पर आक्रमण कर दिया करता था। इससे उसकी सेना विभक्त हो जाती थी और उसके शत्रुओं को सुविधा मिल जाती थी। विजय प्राप्त हो जाने पर वह उसे अस्थायी बनाने का प्रयत्न न करके आमोद प्रमोद में अपना समय विनष्ट कर देता था। लेन पुन महोदय ने लिखा है, उसने निरंतर प्रयास करने की क्षमता न थी और विजय के क्षण भर बाद ही वह हरम में निमग्न हो जाता था और एक अफीमची के स्वर्ग लोक में अपना मूल्यवान समय नष्ट कर देता था, जबकि उसके शत्रु उसके फाटक पर दहाड़ रहे थे। इन सब दुर्बलताओं का सामूहिक परिणाम यह हुआ कि हुमायूं का संपूर्ण जीवन आपत्तिग्रस्त बना रहा और अंत में उसे अपना साम्राज्य खो देना पड़ा। साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण। यद्यपि हुमायूं के समक्ष भयानक कठिनाइयां उपस्थित थी, परंतु उसने बड़े धैर्य तथा साहस के साथ इन कठिनाइयों का सामना किया और अपने राजवंश की नींव को सुदृढ़ करना आरंभ कर दिया। सिंहासन पर बैठने के बाद ही 1539 ईस्वी में हुमायूं ने कालिंजर के दुर्ग पर, जो बुंदेलखंड में एक पहाड़ी पर स्थित था और जहां पर चंदेल राजपूत शासक कर रहे थे, आक्रमण कर दिया। यद्यपि कालिंजर के राजा ने हुमायूं के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया, परंतु कालिंजर पर मुगलों का अधिकार स्थापित न हो सका और न वह मुगल साम्राज्य में मिलाया जा सका। कालिंजर के आक्रमण के उपरांत हुमायूं का लोदी वंश के साथ अंतिम संघर्ष हुआ। सिकंदर लोदी के पुत्र सुल्तान महमूद ने अफगान अमीरों तथा सरदारों की सहायता से विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। हुमायूं एक विशाल सेना के साथ जौनपुर की ओर चल पड़ा और विद्रोहियों को बुरी तरह परास्त कर दिया। इसके बाद हुमायूं को मोहम्मद जमा मिर्जा के विरुद्ध विद्रोह का सामना करना पड़ा, जो एक शरणार्थी के रूप में बल्ख से भागकर बाबर के यहाँ आया था। हुमायूं ने उसे कैद करवाकर बयाना के दुर्ग में बंद करवा दिया, परंतु थोड़े ही दिन बाद वह वहां से निकल भागा और गुजरात के शासक बहादुर शाह के यहाँ शरण ले। मोहम्मद जमा मिर्जा के विद्रोह के बाद हुमायूं को मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के विद्रोह का सामना करना पड़ा। मोहम्मद सुल्तान मिर्जा तैमूर के वंश का था, अतएव वह अपने को राज्य का अधिकारी समझता था। फलतः उसने अपने 2 पुत्रों के साथ विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। हुमायूं ने तीनों विद्रोहियों को कैद करवा लिया। मोहम्मद सुल्तान मिर्जा की आंखें निकलवा ली गई।
और वह अपने दोनों पुत्रों के साथ बयाना के दुर्ग में बंद कर दिया गया। हुमायूं का बहादुर शाह के साथ संघर्ष। बहादुर शाह मालवा तथा गुजरात का शासक था। वह बड़ा ही महत्वाकांक्षी शासक था और मुगल साम्राज्य पर अपनी दृष्टि लगाए हुए था। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां, हुमायूं के बहनोई मोहम्मद जमा मिर्जा तथा अन्य विद्रोहियों को बहादुर शाह ने अपने यहाँ शरण दी थी। बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा की भी बहादुर शाह ने सहायता की थी। इससे हुमायूं बहादुर शाह से बहुत अप्रसन्न था। इन्हीं दिनों चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी। उपर्युक्त कारणों से हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया और एक विशाल सेना लेकर ग्वालियर की ओर चल पड़ा। इन दिनों बहादुर शाह चित्तौड़ का घेरा डाले हुए था। राणा ने हुमायूं की सहायता की याचना की, परंतु हुमायूं ने समय पर राणा की सहायता न की और अपना अत्यंत मूल्यवान समय आमोद प्रमोद में व्यतीत करता रहा। यह हुमायूं की बहुत बड़ी भूल थी। यदि हुमायूं राणा की सहायता ठीक समय पर किए होता तो राणा सदैव के लिए उसका मित्र तथा सहायक बन गया होता और बहादुर शाह की शक्ति को दोनों मिलकर अरिचात विनष्ट कर दिए होते। परंतु हुमायूं की उदासीनता के फलस्वरूप बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली और लूट का बहुत सामान मिल जाने के कारण बहादुर शाह की शक्ति में बड़ी वृद्धि हो गई। अब वह हुमायूं की सेना का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। मुगलों के साथ उसका पहला संघर्ष मंदसौर नामक स्थान पर हुआ था। हुमायूं ने शत्रु के रसद के मार्ग को बंद कर दिया। इससे विवश होकर अपने 5 हितैषी अनुयायियों के साथ वह मांडू की ओर भाग गया। जब उसके सैनिकों को इसकी सूचना मिली तब वे भी भाग खड़े हुए। हुमायूं बहादुर शाह का पीछा करता हुआ मांडू पहुंचा और किले का घेरा डाल दिया। गुजराती सेना फिर आतंकित होकर भाग खड़ी हुई और बहादुर शाह अपने कुछ अनुयायियों के साथ गुजरात की ओर भाग गया। 3 दिन बाद हुमायूं ने गुजरात की ओर प्रस्थान कर दिया। हुमायूं के आने की सूचना पाकर बहादुर शाह अपने खजाने के साथ अहमदाबाद भाग गया। अहमदाबाद पर भी हुमायूं ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया और खंभात तक बहादुर शाह का पीछा किया। अंत में भागकर बहादुर शाह ने ड्यू में शरण ली। ड्यू तक शत्रु का पीछा करने के स्थान पर हुमायूं ने चंपानेर की ओर प्रस्थान कर दिया और वहां के दुर्ग पर अधिकार स्थापित कर लिया। अब हुमायूं ने अहमदाबाद तथा उसके अधीनस्थ प्रदेश को मिर्जा अस्करी को जागीर में दे दिया। अन्य विजित प्रदेशों में भी उसने गवर्नरों को सौंप दिया और स्वयं आगरा लौट आया। यह हुमायूं की बहुत बड़ी भूल थी। इसे इस धनी प्रदेश को अपने प्रत्यक्ष अनुशासन में रखना चाहिए था। हुमायूं के लौटते ही विजित प्रदेशों में भयंकर प्रतिक्रिया आरंभ हो गई। गुजराती जनता ने बहादुर शाह को मुगल शासन समाप्त करने के लिए आमंत्रित किया। बहादुर शाह ने अचिरात पुर्तगालियों तथा गुजराती जनता की सहायता से मुगलों को मार भगाया और मालवा तथा गुजरात पर फिर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस प्रकार अपनी अदूरदर्शिता, आक्रमण्यता तथा आमोद लिप्सा के कारण हुमायूं ने 2 अत्यंत संपन्न प्रदेश खो दिया। हुमायूं का शेर शाह के साथ संघर्ष। हुमायूं का सबसे भयानक शत्रु शेर खां था, जो अफगानों का सरदार था। चूंकि शेर खां ने मुगलों की शक्ति को उन्मूलित करके अफगानों की पुनर्स्थापना की थी, अतएव हुमायूं तथा शेर खां के संघर्ष का
विस्तृत वर्णन कर देना आवश्यक है। चुनार के लिए संघर्ष। हुमायूं तथा शेर खां का प्रथम संघर्ष चुनार के लिए प्रारंभ हुआ। शेर खां बाबर के समय से ही अफगानों को मुगलों के विरुद्ध संगठित कर रहा था। 1531 ईस्वी तक उसने दक्षिण बिहार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और चुनार का प्रसिद्ध दुर्ग उसके अधिकार में आ गया। जब हुमायूं को इसकी सूचना मिली तब उसने शेर खां के पास यह संदेश भेजा कि वह चुनार को वापस कर दे, परंतु शेर खां ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अतएव हुमायूं चुनार की ओर चल पड़ा। शेर खां जानता था हुमायूं अधिक दिनों तक बिहार में नहीं रह सकेगा, क्योंकि उसे गुजरात के शासक बहादुर शाह से संघर्ष करना था। अतएव उसने अपने वकील के द्वारा हुमायूं के पास यह संदेश भेजा कि दुर्ग तो किसी न किसी को देना ही पड़ेगा, अतएव वह उसे उसी के अधिकार में रहने दे और अपनी स्वामी भक्ति के प्रमाण के लिए वह अपने पुत्र कुतुब खां को बंधक के रूप में उनके पास भेज देगा। चूंकि इसी समय हुमायूं को बहादुर शाह के दिल्ली की ओर बढ़ने की सूचना मिली, अतएव उसने शेर खां के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब वह आगरे की ओर लौट गया, बहादुर शाह की शक्ति को विनष्ट करने में संलग्न हो गया। इधर शेर खां बिहार तथा बंगाल में अपनी प्रभुत्व शक्ति के स्थापित करने में संलग्न हो गया। अब हुमायूं को गुजरात से अवकाश मिला, तब उसने फिर शेर खां की ओर ध्यान दिया। शेर खां की बढ़ती हुई शक्ति से उसे बड़ी चिंता हुई और एक विशाल सेना के साथ उसने बिहार तथा बंगाल के लिए प्रस्थान कर दिया। उसने पहले चुनार पर आक्रमण कर दिया और उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। शेर खां को चुनार हाथ से निकल जाने की कोई विशेष चिंता न हुई, क्योंकि उसने कूटनीति द्वारा रोहतास के दुर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। चुनार पर अपना अधिकार स्थापित कर लेने के उपरांत हुमायूं ने अपना मूल्यवान समय आमोद प्रमोद में विनष्ट कर दिया। बिहार के संबंध में समझौता। चुनार लेने के बाद हुमायूं बनारस में रुक गया और बिहार प्राप्त करने के अभिप्राय से शेर खां के पास अपना एक दूत भेजा। शेर खां इस शर्त पर बिहार हुमायूं को देने के लिए उद्यत हो गया कि बंगाल उसके अधिकार में छोड़ दिया जाए। शेर खां ने 10 लाख रुपये वार्षिक हुमायूं के पास भेजने का भी वचन दिया। हुमायूं बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने शेर खां के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो एवरीवन, आज के हमारे इस हिस्ट्री में सिर्फ इतना ही। बाकी की वीडियोस के लिए हम फिर से कोई एक नई रिकॉर्डिंग करेंगे। तो आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई सुझाव है वीडियो से रिलेटेड या फिर वॉइस से रिलेटेड या फिर कोई अन्य सुझाव, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।